ओके, तो करुणा, यहाँ एडिंग अप समथिंग। हाँ जी। लास्ट आर्टिकल जो हमने देखा उसमें सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी के नाम पे एक चंद्रशेखर लिमिट भी होती है स्टार के मास से रिलेटेड, जो कि बोलती है कि अगर स्टार का मास 1.44 टाइम्स ज्यादा है सन से, तो वो व्हाइट डॉर्फ फॉर्म नहीं करेगा बल्कि अपने ही कोर के अंदर कोलैप्स कर जाएगा। देन सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा एंड न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म करेगा वो। तो न्यूट्रॉन स्टार से रिलेटेड होती है चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, और आपने तो क्या वो पैरामीटर क्या बताया, एग्जैक्ट नंबर क्या उसका? अगर सन से उसका स्टार का मास सन से 1.44 टाइम्स ज्यादा होता है तो व्हाइट डॉर्फ फॉर्म नहीं करता है, वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ओके, थैंक यू। तो 2023 द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ बात करें तो ऑफिशियली दे हैव डिक्लेयर 2023 इज द वार्मेस्ट ईयर। डेकेड की बात करते तो डेकेड में भी लास्ट डेकेड 2014 से 23 वाज द वार्मेस्ट एवर। तो वी आर सीइंग की हीट वेव और कोल्ड वेव ऑन लैंड ज्यादा हो रही है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेरिएशन ज्यादा है। मरीन हीट वेव्स और मरीन कोल्ड वेव्स भी सिमिलरली ज्यादा है। एल नीनो की जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ occurrences है, दैट इज ऑल्सो राइजिंग। एंड जो सी सरफेस टेम्परेचर हैं, दे हैव बीन अबव द नॉर्मल टेम्परेचर ऑन दी लाइक इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन रीजन। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर सीइंग की जो डेटा है वो बोल रहा है कि 32% एरिया जो है टोटल ग्लोबल ओशंस का, इट हैज सफर्ड फ्रॉम द मरीन हीट वेव एवरी डे लास्ट ईयर। तो ये 23% था 2016 में, बट ये इंक्रीज हो गया 32% तक। बाकी वी आर सीइंग कि जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है दैट इज ऑल्सो एन इंक्रीज ऑफ 1.45 डिग्री सेल्सियस, जो एवरेज था 1850 प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स का। तो टेम्परेचर इज ऑलरेडी इंक्रीज बाय दिस मच अमाउंट। एंड वी नो कि कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशंस दैट इज इंक्रीजिंग इवन इन द एटमॉस्फेयर ऑल्सो। और जब हम ओशन एसिडिफिकेशन की बात करते हैं तो ओशंस देयर आल्सो हीटिंग अप। And apart from this, so depletion of ozone hole that is also creating increase in the temperature. तो continued rise 2022 में देखा गया ग्रीन हाउस गैसेस का, तो continued rise हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। एंड अंटार्कटिक सी आइस एक्सटेंट हिट रिकॉर्ड ऑब्जर्व दी लोज। तो रिकॉर्ड लॉज मतलब ग्लेशियर्स आर रिट्रीटिंग, इसकी वजह से सी लेवल इज राइजिंग। 70% Earth covered by water. Rising greenhouse gases generate excess energy. It remains accumulated in the form of heat absorbed by the oceans. तो कुछ important data और aspects. तो फूड इन्फ्लेशन अगेन सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ये कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन के ऊपर जो हमारा टारगेट के ऊपर है, फूड प्राइसेस बिकम्स मोर चैलेंजिंग। तो सप्लाई साइड फैक्टर ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं जब हम बात करते हैं रेगुलेटिंग द फूड इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में इसलिए स्टडी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बट हेडलाइन इन्फ्लेशन स्टिल रिमेन्स अ चैलेंज। एंड तो एल नीनो, ड्रॉट्स सबका, मॉनसून का सबका इम्पैक्ट होता है ऑन द सप्लाई। टॉप कमोडिटीज की बात करते हैं, टमाटो, ऑनियन एंड पोटैटो, तो देयर प्राइसेस हैव बीन फ्लक्चुएटिंग मोर, पल्स प्राइसेस हैव बीन फ्लक्चुएटिंग। तो आरबीआई बुलेटिन रिलीज करता है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। तो इन्फ्लेशन कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, इवन कोर इन्फ्लेशन भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो इज द टारगेट ऑफ 4%। बट रेपिटेटिवली वी आर सीइंग कि ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के। तो फूड प्राइसेस पे प्रेशर इज राइजिंग। तो जब हम स्टेट्स की फाइनेंशियल हेल्थ की बात करते हैं तो वी बीन टॉकिंग अबाउट दिस चैलेंज की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और प्रमोट होना चाहिए। या फिर जब हम बात करते हैं जीएसटी कॉम्पनसेशन रेवेन्यूज की, तो वहां पे भी कुछ कंसर्न्स थे कि स्टेट्स को बोला गया कि बिकॉज ऑफ अगेन कोविड-19 सेंटर्स के जो रेवेन्यूज है, टैक्स रेवेन्यूज है, उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। तो इसलिए स्टेट्स वुड बी अलाउड टू
बोरो देमसेल्व्स जो भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स हैं। बट यहाँ पे चैलेंजेस एक बात की कि एक तो उनको सपोर्ट मिलता है डायरेक्टली सेंटर से जो उनको बाद में रीपे नहीं करना पड़ता, बट अगर वो बोरो करेंगे अमाउंट या डेट बोरो करते हैं तो वो उनको रीपे करनी पड़ेगी, तो उससे प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज होता है ऑन दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ दी स्टेट्स। तो बात यही हो रही है कि स्टेट्स दे रेज द रिकॉर्ड 50,000 crore rupees in debt, push up the bond yields, तो liquidity pressures because increase होते दिखाई दे रहे थे, cash flows were declining, there was gap in between the central and the state government bond yields, and तो ऑक्शन के थ्रू दे हैव रेज्ड फंड्स थ्रू दिस। बाकी हमने बात करी थी कि सेंटर के पास पावर होती है, अगर किसी स्टेट ने सेंटर से कुछ डेट बोरो कर रखा है तो सेंटर के पास ही पावर लाई करती है कि वो स्टेट के ऊपर कितनी बोरोइंग सीलिंग है उसको वो इम्पोज कर सकते हैं। बट अगर डेट नहीं ली होगी तो देन दिस कैन नॉट बी इम्पोज्ड। तो स्टेट डेवलपमेंट लोन बॉन्ड्स, इसके थ्रू पैसा रेज किया गया है। और बात ये भी है, अब जो पैसा रेज भी किया गया है इसको आगे कैसे यूज किया जाएगा, क्या इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए यूज किया जाएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज किया जाएगा। तो मेजर ट्रेंड यही है, स्टेट्स में ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जा रहा है कंपेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आने वाले टाइम में स्टेट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो इसलिए वी से कि जो FRBM एक्ट भी है उसमें हमें अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है। So again, we're talking about the water crisis in Bengaluru. So Bengaluru facing a shortage of 500 million liters of water every day. So shortage को we talked about कि less rainfall, 2023 monsoon की बात करते हैं, 18% less rainfall was there because of El Nino, and जो हम पहले बात करते थे कि लेक सिटी के नाम से इसको जाना जाता था, तो रिक्लेमेशन ऑफ लेक्स इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, तो साउथ इंडिया को ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो उनका एक्वाफायर सिस्टम इज आल्सो यूनिक व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू अदर रीजन्स इन इंडिया। लाइक रॉकी टेरेन बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए जो एक्वाफायर्स भी हैं वो भी ज्यादा वाटर होल्ड अप नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और क्रिटिकल हो जाती है। रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट एंड इंक्रीजिंग अगेन वाटर एक्विफायर्स, लाइक जब हम बात करते हैं मार्श लैंड और ज्यादा होने चाहिए, वेटलैंड ज्यादा होने चाहिए, लेक ज्यादा बनाए जाने चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज, क्रिएशन ऑफ स्मार्ट सिटीज, प्लान साइंटिफिक अर्बनाइजेशन बिकम्स क्रिटिकल। इसमें ये बोल सकते हैं कि हाँ। ग्राउंड वाटर रिचार्ज अगर कम होगा, मतलब दिक्कत होता है, तो सरफेस वाटर रिचार्ज में बात कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे लेक्स का रोल होता है यहाँ पर, या फिर स्मॉल पॉन्ड्स का रोल है। वाटर हार्वेस्टिंग के हिसाब से स्मॉल पॉन्ड्स यूज कर सकते हैं, हर एक सोसाइटी के अंदर स्मॉल पॉन्ड होना चाहिए, ऐसा कुछ। तो हम्म। तो ओवरऑल ये है कि वाटर रिजर्वॉयर लेवल्स का भी लेवल जो है वो डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए वाटर शॉर्टेज इमर्ज हो रही है। तो वाटर शुडंट बी सीन एज अ फ्री रिसोर्स, जो कि हम उसको मतलब कैसे भी उसको यूज करते रहते हैं, वी आर नॉट कॉन्शियस अबाउट कि वी आर वेदर प्रॉपरली उसको एफिशिएंटली जुडिशियसली यूज किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। तो इट शुडंट बी सीन एज अ फ्री रिसोर्स। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का यहाँ इंपॉर्टेंट रोल है। नॉर्वे विल इन्वेस्ट अबाउट हाफ ऑफ $100 billion अंडर एफ्टा। तो जो टारगेट है यही है कि ओवरऑल $100 billion ऑफ इन्वेस्टमेंट का टारगेट सेट किया गया अंडर दिस अग्रीमेंट विद द एफ्टा कंट्रीज, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड एंड लिechtenstein। दीज आर द 4 कंट्रीज। बाकी यू टॉक्ड अबाउट दिस कि जो 4 ग्रुप ऑफ कंपनी कंट्रीज हैं
दो यूनिक एरियाज है, बाकी तो हम बात करते हैं कि इकोनॉमिकली कौन सा डिफरेंट सेक्टर्स है जहाँ पे कॉपरेशन और एफडीआई इंक्रीज हो सकती है। तो दो एरियाज ये हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स में ये कंट्रीज हायर रैंक पे है, एंड लेवल ऑफ करप्शन भी बहुत लो है, बहुत वी कैन से मिनिमल या नेग्लिजिबल है इन कंट्रीज में। तो दीज कैन बी टू यूनिक एरियाज। बाकी वो टॉकिंग अबाउट फिशरीज, एग्रीकल्चर, मैरीटाइम, ब्लू इकोनॉमी, या जब हम एजुकेशन की बात करते हैं एंड मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, तो इंडियन डायस्पोरा रिलेटिवली कम है इन दीज कंट्रीज। तो एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस इंपोर्ट्स की जब हम ओवरऑल बात करते हैं तो 40% इंडिया इंपोर्ट करता है फ्रॉम कतर। तो इंपोर्ट्स आर ड्रॉपिंग टू 45%, दिस इज अ टारगेट ईयर बाय financial year 26। तो वी आर फोकसिंग अपॉन कि कैसे हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इंक्रीज कर सकते हैं नेचुरल गैस का, अलॉन्ग विद वी कैन से कि अगर इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होगा, एंड सेल्फ रिलायंस अगर इंक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं प्राइसेस और कॉम्पिटिटिव भी हो सकते हैं। तो वी कैन सी अगेन अ शिफ्ट टुवर्ड्स यूजेज ऑफ एलएनजी ऑल्सो। तो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट क्रिएट किया जा सकता है। अभी करंट हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो 53% है स्पेसिफिकली एलएनजी पे। एंड बाकी हम प्राइसिंग ऑफ नेचुरल गैस जो है, अभी करंटली कोई ऐसा फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है जिसके बेसिस पे हम प्राइस करते हैं नेचुरल गैस को। तो किरित पारिक कमिटी हैज बीन फॉर्मुलेटेड टू प्रोवाइड रिकमेंडेशंस की प्राइसिंग कैसे होनी चाहिए नेचुरल गैस की। और जैसे हम क्रूड ऑयल रिजर्व्स की बात करते हैं तो नेचुरल गैस रिजर्व्स भी क्या स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स इंडिया में मेंटेन किए जाने चाहिए, नहीं किए जाने चाहिए, तो वी आर वर्किंग अपॉन दैट ऑल्सो। तो करंट जो शेयर है नेचुरल गैस का भी हमारे एनर्जी मिक्स में दैट इज 6%, तो उसको इंक्रीज करने की बात की जा रही है 15% बाय 2030। बाकी इसको रिलेट किया जा रहा है यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी और जनरल इलेक्शंस। तो Q1 में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या हिकअप्स और वॉलेटिलिटी हो सकती है, उसकी बात की जा रही है। तो वी आर सीइंग कि जो ट्रेजेक्टरी ऑफ इंडियाज ग्रोथ है इट इज बीन राइजिंग अप, एंड इंडस्ट्रियल रिलेटेड आउटपुट जो है या सर्विसेज सेक्टर की बात करते हैं, जो सर्विसेज सेक्टर की परफॉर्मेंस है दैट रिमेन्स पॉजिटिव। बाकी ठीक है, यहाँ पे और कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। तो मतलब दोनों पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप ऐसे हम्म। स्पेसिफिकली तो नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट रिलेटेड पॉलिसीज की वजह से ही हो रहा है, दोनों सेक्टर का रोल है। Ideals and convictions also key in a democracy। तो औशक आप ले लो इस आर्टिकल में। कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बात हो रहा है, मतलब ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल में कुछ नहीं करना। मतलब कि कन्विक्शन में आर्टिकल 20 टॉक्स अबाउट द ड्यू प्रोसेस फॉलोड इन द कन्विक्शन। इट शुड बी जस्ट, और कैसा होना चाहिए कि डबल जेओपार्डी नहीं होना चाहिए, सेल्फ इंक्रिमेशन नहीं होना चाहिए, उसे रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं लगना चाहिए, आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव वो नहीं होना चाहिए। तो सब जगह बात, सब की वर्ड इसमें लिखा हुआ है कि वी आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज उनका कल्चर हेरिटेज को एप करना, आंख बंद करके फॉलो करना, वेस्टर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब आपका थिंकिंग में मॉडर्निटी अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी वो बढ़ना। और एक और चीज भी फिर कि डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी इज लाइक व्हेन यू आर वर्किंग स्पेसिफिकली फॉर द पीपल जिन्होंने आपके लिए वोट किया और जिन्होंने आपके लिए वोट नहीं किया, हाँ, उनके लिए दोनों भी के लिए। वर्क करना, हाँ दैट इज डेमोक्रेसी। यही बात है हाँ। बस। नेक्स्ट, एमएसपी अगर देखा जाए तो वी हैव डिस्कस इन डिटेल कि एमएसपी कैन लीड टू द सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन, इंक्रीज इन द रेन्यूमरेशन फॉर द फार्मर्स। लॉजिस्टिक चैलेंजेस क्या है, पहली बात तो 6% खाली पंजाब में दे विल बेनिफिट फ्रॉम द एमएसपी।
मोस्टली द फार्मर्स जो दे इंडल्ज इनटू द ट्रेड इन द लोकल मंडीज, एपीएमसी। तो एपीएमसी अगर चीज नहीं करे, वहां पर स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करेंगे, तो एमएसपी का जो ओवरऑल विजन है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। इसलिए एपीएमसी में भी चेंजेस आना चाहिए अगर करना ही है तो। सोल्यूशन क्या है? स्टेट एपीएमसी में आप, या स्टेट एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट लाइए, एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट को थोड़ा सा और ट्विक करे, थोड़ा सा डाइल्यूट करे, क्योंकि एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट एक तरह से स्टेट के पास ओवर पावरिंग पावर बहुत ज़्यादा देता है टू इंटरवीन व्हेन देयर इज ए वॉलेटिलिटी इन प्राइसेस। लेकिन स्टेट ज़्यादा करते हैं यूज इसको, रादर देन वेटिंग फॉर द कंडीशन, राइट कंडीशन। क्रॉप प्लानिंग, मार्केट इंटेलिजेंस पर काम करना चाहिए। एफिशिएंट स्टोरेज सिस्टम, जब हमने बात किया पीएसीएस, कैसे 75 मिलियन टन स्टोर करने की बात कर रहे हैं, पोस्ट हार्वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। एमएसपी में भी एक जो तरीका है 50% ओवर द A2+CL, तो उस पर काम करना चाहिए। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जो है, तो मिनिमम इनकम सपोर्ट देना चाहिए, जैसे पीएम किसान हो गया, बाकी सब। प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू एमएसपी, कि उसमें इंसेंटिव भी दिया जाएगा प्राइवेट ट्रेडर्स को, कि आप कैसे भी, आप कितने भी प्राइस में आप बेच सकते हो, जो डिफरेंसेस होगा इट विल बी बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर। स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा रोल प्ले करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द प्रोक्योरमेंट ऑल्सो, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि डिले होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग में दिक्कत आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास इंटेलिजेंस ज़्यादा अच्छे तरीके से उनके पास है, एक्सपर्टीज ज़्यादा है, लोकल बॉडीज को कंट्रोल करना चाहिए। तो बस यही है कि इसमें ओवरऑल ये बोलना चाह रहे हैं कि लीगली बाइंडिंग एक एक पार्ट है सिर्फ, इट इज एथिकल इम्पेरेटिव, कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इससे नहीं होना, बाकी एरिया से भी काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट। मार्केट फेलियर्स की बात हो रही है यहाँ पे। मार्केट फेलियर्स की अगर रिसोर्सेज एफिशिएंटली एलोकेट नहीं हुए, जो हम बोलते हैं कि एक परेटो ऑप्टिमम पॉइंट होता है जहाँ पे सोशल वेलफेयर मैक्सिमम होता है, तो अगर वो पॉइंट अचीव नहीं हो पाता है, वो लेवल अचीव नहीं हो पाता है, तो वी से कि मार्केट फेल होगी, देयर इज मार्केट फेलियर इन टर्म्स ऑफ नॉट अचीविंग दैट मैक्सिमम लेवल ऑफ सोशल वेलफेयर। तो अगर सरप्लस होता है तो तब भी वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर ना अचीव हो, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा फॉल हो जाएंगे तो फार्मर के इंटरेस्ट हैम्पर होंगे। और अगर शॉर्टेज होगा तो वी कैन से कंज्यूमर इंटरेस्ट हर्ट होंगे, क्योंकि प्राइसेस, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इवन इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद मार्केट फेलियर्स ये भी बोला जा रहा है कि ठीक है, एमएसपी का एक इम्पोर्टेंट रोल है। एक भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, बस डेटा डिकोडिंग है। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री स्टिल एग्जिस्ट, प्रॉब्लम ऑफ द टोटल अमाउंट्स। ठीक है, अभी फुल्ली पब्लिक तो है नहीं डेटा हमारे पास। So ILO says 27.6 million people engaged in forced labor. तो forced labor क्या होता है? कि आप मतलब काम नहीं करना चाहते हो उस के जो अंदर में आता है current। फोर्स्ड लेबर, तो आर्टिकल 23 के अंदर हाँ, और द इंडियन आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 23, हाँ, forced labor। ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर नहीं कर सकते। हम्म। तो इफ यू आर नॉट विलिंग टू वर्क एट अ सर्टेन वेज रेट बट स्टिल आपको फोर्स किया जाता है, कोर्सिव एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं कि आपको वर्क करना पड़ेगा, सेफ वर्किंग कंडीशंस नहीं है, आपको ओवर टाइम के लिए पैसा नहीं दिया जाता है, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है, या आपको इवन पैसे ही नहीं दिए जाते बट स्टिल आपको वर्क करना पड़ेगा, तो थ्रेटन करके वी कैन से कि एक तरीके से फोर्स लेबर। सो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 37% ऑफ सच इलीगल प्रॉफिट्स। और ये भी है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है इलीगली, आपको बोला जाता है कि आपको जॉब मिलेगी वहां पे, तो अल्टीमेटली आपको फिर फोर्स लेबर में पुश किया जाता है। सो दैट, तो ये एक पार्ट है क्रोनी कैपिटलिज्म का भी, कि टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स यू अडेयर टू सच प्रैक्टिसेस ऑफ फोर्स लेबर। So it leads to definitely perpetuates the cycle of poverty also, vicious cycle of poverty, exploitation, and definitely human dignity, जो human rights हैं, leads to violation of that.
और आगे भी और क्रिमिनल एक्टिविटीज को भी एक तरीके से ये प्रमोट करता है इनडायरेक्टली. So we can just take down this data. So between 2016 and 2021, number of people in forced labor increased by 2.7 million, means 27 lakhs. So 3.5 people for every 1,000 people in the world were engaged in forced labor. तो यहाँ क्रिकेट प्लेयर की बात हो रही है, ऋषभ पंत का जो एक्सीडेंट हुआ, एयर ऑफ एंटिसिपेशन इज प्रिपेयर्स टू टेक गार्ड अगेन. तो ओवरऑल यही बोल सकते हैं, मतलब अगर हम इस पूरे इंसिडेंट से यही समझे कि नो मैटर व्हाट, अगर आपके पास टैलेंट है तो यू कैन अगेन बाउंस बैक इफ यू हैव दैट ट्रू स्पिरिट इनसाइड यू कि आपको वो चीज करनी है कैसे भी, नो मैटर व्हाट एवर अदर चैलेंजेस या सर्कमस्टांसेस एंड हार्डशिप्स. तो आपकी कीननेस कितनी है अपने गोल को अचीव करने में, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. स्टिल आप कितना कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो ऑन योर गोल्स. कप दैट चीयर्स. ठीक है, ओके, वी कैन नाउ कंक्लूड. तो मैं कर देता हूँ. हम्म. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आर्टिकल, तो विचूर कॉ के बारे में पढ़े. वाई इंडिजिनियस ब्रीड इज इम्पोर्टेंट. इंडिजिनियस ब्रीड, दे आर मोर डिजीज रेजिस्टेंट. उनके जो मिल्क होता है उनमें A2 जो प्रोटीन होते हैं ज़्यादा होते हैं. इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द बॉडी. इट कैन बी यूज्ड फॉर द ड्राई ड्राउट कैटल. इट क्रिएट्स एडिशनल इनकम फॉर द फार्मर्स. तो ICAR वेचूर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1998 में किए थे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ब्रीड. इंडियन भूटान टाइज कीवर्ड गेलेफो माइंडफुलनेस सिटी, फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, BBIN लीस्ट इंटीग्रेटेड एरिया इन दैट रीजन. और भूटान कार्बन नेगेटिव है. दैट इज वाई इंडिया कैन लर्न फ्रॉम द भूटान हाउ टू क्रिएट अ कार्बन सिंक इन इन इट्स ओन इकोसिस्टम. तो इसमें दोनों काम कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. फिर नेबरहुड पॉलिसी में बात काम कर सकते हैं. फिर रेलवेज कनेक्टिविटी BBI में कर सकते हैं. इको टूरिज्म में कर सकते हैं. साथ में वो माइंडफुलनेस और सेवरल एस्पेक्ट जैसे योगा हो गया, बाकी से में काम कर सकते हैं. डिफेमेशन से अगर बात किया जाए तो 19 के अंदर में डिफेमेशन ऐड होता है. 19 अंडर आर्टिकल 19 इट गिव्स द राइट ऑफ द इंडिविजुअल फॉर द फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड दे आर नॉट वायलेटिंग 6 areas: public order, morality, human friendly relation with the state, threatening the security and integrity of the country, incitement to violence. अगर इस पर होता है तो एक तरह से जो लोग है, पर्सन है, उनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेगा. ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेक्शन 499 IPC के अंदर में डिफेमेशन सिविल और क्रिमिनल है. सिविल में आप फाइनेंशियल देना पड़ेगा आपको, क्रिमिनल में जेल भी आ सकते हैं. तो हाई कोर्ट ने कहा है, हेल्ड किया है कि आप जब सब्सक्राइब करते हो या फिर आप इंडोर्स करते, रिट्वीट करते, तो इट इंडोर्स द व्यू पॉइंट ऑफ द डिफेमेशन. दैट इज वाई इट विल अट्रैक्ट डिफेमेशन अंडर द सेक्शन 499 ऑफ IPC. दूसरी बात एक कहा गया, श्रेया सिंगल केस में कहा गया कि 19(2) के अंदर में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का 6 पॉइंट है, उसके अलावा और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकता है. इट इज अल्ट्रा वॉइड और वॉइड. इसलिए सेक्शन 66 IT एक्ट जिसमें बोला गया था कि इफ इट इज क्रिटिसाइजिंग, एक टर्म था, की टर्म आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ, वो रहेगा तो आपका जो ट्वीट है या फिर आपका साइट है उसको बंद किया जा सकता है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी चीज मेंशन अलग अलग से नहीं कर सकते अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 19(2). 6 एरिया है बस. फिर बात हुआ कैंसर से, कैंसर को डिटेक्ट कैसे कैसे, तो अर्ली डिटेक्शन इंपॉर्टेंट है. ट्रीटमेंट एक्सेसिबिलिटी, ड्रग्स को आप यूज कर सकते हो अदर एरियाज में. फॉरेन पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि alternative to foreign policy is needed. For that, consensus building is needed between the political parties in parliament
स्टैंडिंग कमेटी, थिंक टैंक कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, रोल ऑफ हेल्दी लिमिट एंड मीडिया, एनजीओ, और सेवरल एरियाज इंडिया में जहाँ पर डिफरेंसेस हुए ओवर द फॉरेन पॉलिसी, एलपीजी, 1991 इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, इसराइल पैलेस्टीन। तो लॉन्ग टर्म में विकसित भारत बनना है तो देयर शुड बी है स्टेबिलिटी इन फॉरेन पॉलिसी। नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में सबको सहमति के हिसाब से बनना चाहिए। टेक्निकल मैनिफेस्टो विल टॉक अबाउट कि व्हाई इट इज नीडेड, बिकॉज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ई गवर्नेंस, और डिजिटल स्पेस को एक तरह से हार्म किया जाता है बाय द हेट स्पीच। एग्जाम्पल, साइबर थेफ्ट ऑफ द डेटा, इंटरनेट बैन, प्रेडेटरी लोन्स। तो ये सब जो इश्यूज है इसको टैकल करने के देयर शुड बी अ कंसेंसस, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से टेक्निकल मैनिफेस्टो लाए। ट्रायल जज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो ग्लास सीलिंग उनके ऊपर रहता है विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उनका जो नॉमिनेशन फॉर द हाई कोर्ट चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो उन जो एनआईए कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, एनआईए कोर्ट, सब ट्रायल कोर्ट है स्पीड के लिए, तो फॉर द स्पीड डिलीवरी ऑफ द फॉर द जस्टिस। और जो केसेस होते हैं, इतने सारे केसेस है, उसको कैसे इफेक्टिव वे में डील कर रहे हैं, उसके लिए ट्रायल कोर्ट होता है। तो उसमें बात जो करंट मेथड है कि एसीआर यूज होता है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बाय द एच हाई कोर्ट। उसके अलावा उसको बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? तो क्वांटिटेटिव मेजर यूज कर सकते हैं, एम्पेरिकल एविडेंस यूज कर सकते हैं, एथिकल स्टैंडर्ड अपहोल्ड करे कि नहीं ट्राई कोर्ट, वो बात कर सकते हैं, साउंड जजमेंट पर बात कर सकते हैं। फिर एस्ट्रोनॉमिकल टूरिज्म में 3 हाईलाइट था। महाराष्ट्र फर्स्ट डार्क स्काई पार्क अलॉन्ग विद द हैनली, और वो यूज करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टूरिज्म से क्या फायदा होगा कि लोकल बॉडी, स्टेट, स्कूल स्टूडेंट के बच्चे, प्राइवेट सेक्टर सब इंक्लूड हो सकते हैं, अब वो पढ़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इंडिया का जो विजन है डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, वो हेल्प करे। फिर स्मॉल एरियाज, बैंगलोर वाटर क्राइसिस, 500 मिलियन लीटर्स ज़रूरत है। वहाँ पर एक्वाफायर क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि रॉकी टेरेन है, डेक्कन ट्रैप, नीचे की तरफ में रॉक डिफरेंट है, इसलिए देयर शुड बी अ सरफेस लेवल, सरफेस वाटर रिचार्ज। इंटरलिंकिंग ऑफ लेक एग्जाम्पल है उसका, अर्बन फॉरेस्ट्री और स्पॉन सिटी एग्जाम्पल वो कर सकते हैं। एफ्टा भी डिस्कस की अलग अलग एरियाज में होगा, फिशरीज, मैरिटाइम, ब्लू इकोनॉमी। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया उसमें क्या है कि $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया में गारंटीड है। एमएसपी में भी डिस्कस की है, एमएसपी को लीगलाइज कर सकते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल एमएसपी के अलावा भी और भी चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मार्केट इंटेलिजेंस, ट्विकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एपीएमसी फ्रेमवर्क, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ना चाहिए, स्टेट को रोल इन करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, प्राइस डेफिशिएंसी सपोर्ट ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू एमएसपी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लॉसेस कैसे होगा, आप इन्वेस्ट करेंगे हाईलाइट सेक्टर में भी, क्रिएटिंग ऑफ द वैल्यू चेन, और फ्रॉम लैब टू, फ्रॉम द फार्म टू द फूड, इसको प्रमोट करेंगे। फोर्स लेबर में भी डिस्कस की, आर्टिकल 23 बात करते हैं कि फोर्स लेबर एंड इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और इसके अंडर में भी बहुत सारे एक्ट आए हैं इंडिया में, बॉन्डेड लेबर एक्ट, फिर ट्रैफिकिंग एक्ट। तो फोर्स लेबर पॉवर्टी कारण होता है, स्टिग्मा के कारण होता है, ऑलरेडी सोशल स्ट्रक्चर के अंदर में कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन उसके कारण होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 27 मिलियन पीपल इज करेंटली फोर्स लेबर, आईएलओ का रिपोर्ट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। ड्यू टू सरकार।